हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव बोर्ड। मैं सेल्फ पूजा और मंथली कंपाइलेशन पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये मंथली कंपाइलेशन का थर्ड पार्ट है जिसमें हम नेशनल न्यूज़ और स्पोर्ट्स को कवर करने वाले हैं। मतलब इस पर्टिकुलर मंथ में मार्च में जो भी इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स न्यूज़ में थी, कोई जीआई टैग था, उन सबको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और स्पोर्ट्स सेगमेंट तो ही है। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम पहली बात कवर करेंगे नेशनल न्यूज़, देन स्पोर्ट्स। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या क्या रहने वाले हैं। एंड दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम एंड बैंकिंग एग्जाम एस्पिरेंट के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम आज का सेशन सबसे पहले कुछ नेशनल न्यूज़ के साथ। ओके, सो फर्स्ट न्यूज़ है, वन सेकेंड, हाँ, स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म। तो स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म का रिलेशन किस मिनिस्ट्री से है? आंसर इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने रिसेंटली एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। अब क्या है ये प्रोग्राम? तो स्वयं प्लस का ये मतलब है कि जो हमारे देश के यूथ है उनको हमें इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग डिफरेंट कोर्सेज एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है जिससे एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हो सके। It serves as a platform to offer courses developed collaboratively with the industry। तो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग और इंडस्ट्रीज के द्वारा ही इस कोर्सेज को तैयार किया गया है। यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं लाइक मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट स्टडीज़, हेल्थ केयर, टूरिज्म और कई सारे टॉपिक्स पे यहाँ पे प्रोग्राम अवेलेबल हैं और जिन पे यूथ कोर्सेज कर सकते हैं। ऑपरेट कौन करेगा? द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास मीन्स IIT मद्रास यहाँ पर कोर्स तैयार करने में, मतलब इस पूरे प्रोग्राम को ऑपरेट करने में सहयोग करेगा। तो स्वयं प्लस पोर्टल आपको क्लियर हो चुका होगा और यहाँ पर 12 मेजर इंडियन लैंग्वेज में इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ओके, तो किसने लॉन्च किया है ये भी समझ में आ गया, कौन इसे ऑपरेट करेगा, कितनी लैंग्वेज में करेगा, हमने देख लिया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया के सेकेंड पोर्ट के बारे में, या फिर इंडिया के सेकंड स्पेस पोर्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। वी नो दैट इंडिया में ऑलरेडी एक स्पेस पोर्ट है जहां से हम अपने सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, विच इज़ श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश, करेक्ट। अब हमें जब हम यहाँ पे स्पेस सेक्टर में अप टू 100% FDI लेकर आते हैं, स्पेस सेक्टर में हम प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करते हैं, तो हमें एक और इस तरीके के लॉन्चिंग पैड की रिक्वायरमेंट है जहाँ से हम छोटे छोटे सैटेलाइट को स्पेस में भेज सकें। दैट्स वाई यहाँ पे PM मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है इसरो के न्यू लॉन्च कॉम्प्लेक्स का, या फिर इसरो के न्यू स्पेस पोर्ट का। कहाँ पर? तमिलनाडु के तूथीकोड़ी में। आप यहाँ देख सकते हैं, ये है तमिलनाडु का तूथीकोड़ी। यहाँ पर एक न्यू स्पेस पोर्ट का फाउंडेशन स्टोन रिसेंटली रखा गया है। इसकी टोटल कॉस्टिंग 986 करोड़ रुपीस होगी और लगभग 2233 एकड़ एरिया में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, डन इतनी चीज़ें। और एवरी ईयर जब ये पोर्ट रेडी हो जाएगा तो इन दोनों पोर्ट से हम 24 स्पेस क्राफ्ट को या फिर सैटेलाइट को लॉन्च करने में कैपेबल हो पाएंगे। यहाँ से हम जो सैटेलाइट लॉन्च करेंगे वो आपके स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स होंगे जो कि हमारी लो अर्थ ऑर्बिट में जाएंगे। मतलब अप टू 500 किलोमीटर की रेंज में हम इन सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजने का काम करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है PM किसान स्कीम, KCC। तो रिसेंटली 16th इंस्टॉलमेंट प्रधानमंत्री किसान स्कीम का लॉन्च किया गया जिसकी टोटल कॉस्टिंग थी 21,000 करोड़ रुपीस इन महाराष्ट्र। सो हमारे लिए ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ ठीक है, 16th इंस्टॉलमेंट रिलीज हुई है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री किसान स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, कैसे काम करती है और इसकी लॉन्चिंग डेट क्या है। ठीक है, तो देख पाएंगे आप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इस स्कीम को 2015 में लॉन्च किया था और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पॉन्सर स्कीम है। इस स्कीम के अंदर 51 इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को भी महाराष्ट्र के एरिया में लॉन्च किया गया है जो कि महाराष्ट्र के मराठावाड़ और विदर्भ एरिया में इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। नाउ मूव करते हैं PM किसान, मतलब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, विच इज वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इट इज़ कम्प्लीटली स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब 100% यहाँ पे जो फंडिंग करता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। एंड लॉन्चिंग डेट
है 24 Feb 2019 में इसे लॉन्च किया गया था। इस स्कीम में क्या होता है, इस स्कीम में हर एक फार्मर्स को 6,000 रुपीज पर ईयर 3 इंस्टॉलमेंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए उनके बैंक अकाउंट पे पहुंचाया जाता है। क्लियर है इतनी चीजें? डन। इस पूरे प्रोग्राम को भाषणी एप्लीकेशन से भी लिंक किया गया है और भाषणी एप्लीकेशन फार्मर्स को वेदर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है, वो भी नेटिव लैंग्वेज में, या फिर जो दूसरी इंफॉर्मेशन फार्मर्स को चाहिए अबाउट द फार्म वो भी नेटिव लैंग्वेज में प्रोवाइड की जाती है बाय द भाषणी एप्लीकेशन। डन। नेक्स्ट, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये मुझे लगता है एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, राइट, क्योंकि ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है। तो कैबिनेट अप्रूव एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो यहाँ पर हाँ, पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करते हैं तो कई सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे हमको 7 बिग कैट्स देखने को मिलती हैं। 7 बिग कैट्स मीन्स टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगवार एंड चीताज। अब तो इंडिया में चीताज भी अवेलेबल है। इन टोटल 7 बिग कैट्स में से 5 बिग कैट्स इंडिया में भी प्रेजेंट है। कौन कौन सी है वो? तो आप देखेंगे टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और चीता इंडिया में भी पाए जाते हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने ग्लोबल नेटवर्क इन बिग कैट को कंजर्व करने के लिए ग्लोबल नेटवर्क फॉर्म करने की बात की है, जिसका नाम है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? इंडिया में होगा। और 96 कंट्रीज जहां पर ये 7 बिग कैट्स पाई जाती हैं वो सभी इसके मेंबर होंगे। बिल्कुल सिमिलर वैसा ही है जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। और इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कहा था, ये हमारी इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इस एरिया में 121 जो कंट्रीज हैं वो सारी की सारी इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन कर सकती है, जहां पर हम रिन्यूएबल एनर्जी को एक्सेस कर सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर अब ज्वाइन करना ना करना इन कंट्रीज के ऊपर है, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे 96 बिग कैट कंट्रीज का बेसिकली एक ग्रुप है जिसका नाम है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। अब इसके लिए 1 टाइम बजट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलॉट किया है, विच इज 150 करोड़ रुपीज। ये बजट आप याद रखेंगे, विच इज 150 करोड़ रुपीज फॉर द पीरियड ऑफ 5 years 23-24 टू 27-28। क्लियर। अब यहाँ पर जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हो तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है, राइट, जिसका एक सेक्रेटरीट होगा, हेडक्वार्टर होगा, कंपोजिशन होगा। आइए हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इसके लिए एक जनरल असेंबली, जैसे कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होती है वैसे एक जनरल असेंबली बनाएंगे जिसमें सारे मेंबर नेशन होंगे जो इस ग्रुप का पार्ट होंगे, और फिर इसमें इलेक्शन होगा और सेक्रेटरीट भी होगा, ठीक है। जनरल असेंबली अपॉइंटेड द सेक्रेटरी, सचिव को या सेक्रेटरी को अपॉइंट जनरल असेंबली करेगी। क्लियर इतनी चीजें? तो ये बातें यहाँ पे की गई हैं। अब अनाउंसमेंट कब किया था? जब हमारे प्रोजेक्ट टाइगर को 50 years कंप्लीट हुए थे इन 2023। सो 9 अप्रैल 2023 को ये अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने किया था, इंडियन गवर्नमेंट ने, कि हम इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का फॉर्म करेंगे। और अब यहाँ पे कर दिया। बजट याद रखना है 150 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट अप्रूव पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना फॉर इंस्टॉलिंग रूफटॉप सोलर इन द 1 करोड़ हाउस होल्ड। तो 1 करोड़ हाउस होल्ड में रूफटॉप सोलर पैनल इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को यहाँ पे रिसेंटली अप्रूव कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा 13 Feb 2024 को। इसमें हर एक घर को आप देखेंगे 300 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी, जिसके लिए टोटल बजट 7,021 करोड़ रुपीस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सीआर मेंशन नहीं है। 75,021 करोड़ रुपीस यहाँ पे टोटल बजट दिया गया है। 1 करोड़ घरों में हाउस होल्ड रूफटॉप लगाया जाएगा और 300 यूनिट फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी। अब यहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज भी हैं। कोई पर्सन है, कोई हाउस है, वो अपने घर में रूफटॉप सोलर पैनल इंस्टॉल करना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पे कुछ कंडीशन है। या तो वो 1 किलोवाट सिस्टम, 2 किलोवाट सिस्टम या मैक्सिमम 3 किलोवाट सिस्टम तक के रूफटॉप पैनल को इंस्टॉल कर सकता है, जिसके लिए गवर्नमेंट उन्हें क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। द स्कीम प्रोवाइड central financial assistance of 60% of the system cost for 2 kilowatt system and 40% of additional system cost for the system between 2 to 3 kilowatt respectively। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 किलोवाट सिस्टम अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो 30,000 रुपीज आपको सब्सिडी दी जाएगी। फॉर 2 किलोवाट सिस्टम इट्स 60,000 एंड 3 किलोवाट एंड अबव के लिए यहाँ पे 78,000 फाइनेंशियल सपोर्ट या फिर सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। क्लियर इतनी चीजें? ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है।
इसके अलावा कोई हाउस है वो अपने घर में रूफटॉप सोलर पैनल इंस्टॉल कराना चाहता है तो उसको भी यहाँ पर लो इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप अपने घरों में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं उनको भी प्रमोट करना है अपने विलेजेस में, अपने एरियाज में, कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं। इसके अलावा जो सरप्लस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी उसको गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी या गवर्नमेंट उसको परचेज करेगी अंडर दिस स्कीम। इस पूरे प्रोजेक्ट से क्या होगा, इस प्रोजेक्ट का रिजल्ट ये होगा कि 30 गीगावाट हमारी कंट्री की सोलर कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज हमारा तो टारगेट ही है कि हमें 2030 तक नेट कार्बन एमिशन को जीरो करना है। ठीक है, नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव 3 मोर सेमीकंडक्टर यूनिट। अब गवर्नमेंट लगातार सेमीकंडक्टर सेक्टर, चिप मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कर रही है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हमारी कंट्री में एक सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए 3 नई सेमीकंडक्टर यूनिट को भी सेटअप करने का काम किया है। ठीक है, ऑल 3 यूनिट विल स्टार्ट कंस्ट्रक्शन विद इन नेक्स्ट 100 डेज, मतलब फरवरी मंथ की मार्च मंथ की न्यूज़ है, 100 डेज के अंदर ये काम शुरू हो जाएगा। ओके, इस पूरे प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं तो इस पूरे प्रोग्राम के लिए 76,000 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट ने अलॉट किए हैं। और प्रोग्राम को कह सकते हैं नोटिफाई कब किया था, तो नोटिफाई किया था 21 दिसंबर 2021 में। अब इसमें गवर्नमेंट का अगर प्रपोजल देखेंगे तो 3 सेमीकंडक्टर यूनिट को सेटअप किया जाना है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं एक आसाम में है, बाकी आप गुजरात में इन यूनिट्स को देख पाएंगे। फर्स्ट है सेमीकंडक्टर फैब विद द 50,000 WFSM कैपेसिटी। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि 50,000 कैपेसिटी का आपका सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट को सेटअप किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ताइवान ग्रुप, ताइवान कंपनी और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की हेल्प से यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी डेवलप की जाएगी। कहाँ पर? धोलेरा, गुजरात में। इसके लिए इन्वेस्टमेंट 91,000 करोड़ रुपीस का अप्रोक्सीमेटली आएगा। ये हमारे पावर मैनेजमेंट चिप फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट को, टेलीकॉम और ऑटोमोबाइल सेक्टर को कवर करेगी। इसके अलावा सेकेंड सेमीकंडक्टर ATMP यूनिट इन आसाम, मतलब असेंबली टेस्टिंग मार्किंग एंड पैकेजिंग यूनिट को सेटअप किया जाएगा आसाम में, जिसके लिए 27,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए जाएंगे, जिसकी कैपेसिटी 48 मिलियन पर डे टेस्टिंग यूनिट को सेटअप करने की होगी। नेक्स्ट है सिमिलर इसी तरीके का प्लांट यहाँ पर गुजरात के सनद में भी मैन्युफैक्चर किया सेटअप किया जाएगा, जिसकी कैपेसिटी आप देख पाएंगे 15 मिलियन पर डे होगी और इसका कॉस्टिंग 7,600 करोड़ रुपीस आएगा। सो आपको यहाँ पे कॉस्टिंग पे बात मत कीजिए, आप बस इतना देख लीजिए कि 2 सेटअप गुजरात में होने हैं और एक सेटअप आपका आसाम में होना है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी बोट। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फ्लैग ऑफ किया है इंडिया की पहली इंडिजीनियसली बिल्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल, जहां पे हमने एज अ फ्यूल हाइड्रोजन इस्तेमाल किया गया है। और कहाँ पर ऑपरेट होगी, तो ये आपकी तूथीकोड़ी तमिलनाडु में ऑपरेट होगी एंड इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड अंडर द हरित नौका इनिशिएटिव। इससे क्या होगा, इससे ग्रीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे बर्न होगा एंड फ्यूल की तरह इसको ऑपरेट किया जाएगा, जिससे नेट कार्बन एमिशन जीरो कमिटमेंट की तरफ भी हम मूव करेंगे। डन। नेक्स्ट, NIA जयपुर एंड द थाई ट्रेडिशनल मेडिसिन डिपार्टमेंट साइन MOU। सो रिसेंटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने साइन किया है एक एग्रीमेंट with the Department of Thai Tradition and Alternative Medicine of the Government of Thailand। तो यहाँ पे जो आयुर्वेदा और थाई ट्रेडिशन है उनको प्रमोट करने के लिए एक एकेडमिक कोलैबोरेशन बिटवीन दीज 2 इंस्टीट्यूट हुआ है, जिसमें हम दोनों जो इंस्टीट्यूट के फैकल्टीज हैं, स्टूडेंट हैं, वो एक्सचेंज कर सकते हैं अपनी टेक्नोलॉजी को और रिसर्च वर्क कर सकते हैं। इसके अंदर एक्सपर्ट एंड टीचर ट्रेनर स्टूडेंट प्रोग्राम, कई सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल यहाँ पर इंक्लूड होंगे और इसमें स्कॉलरशिप भी एजुकेशन पर्पज के लिए प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्री एंड वॉल्ट डिज्नी साइन बाइंडिंग एग्रीमेंट फॉर द मीडिया मर्जर इन इंडिया। तो यहाँ पर आप लोगों ने वॉल्ट डिज्नी और रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में बात हो रही है, बाइकॉम 18 के बारे में बात हो रही है, इन दोनों के मीडिया मर्जर को अनाउंस किया है। ठीक है, तो मीडिया मर्जर का अगर हम मर्जिंग देखते हैं तो 61% शेयर जो होंगे वो किसके पास होंगे, रिलायंस ग्रुप के पास, एंड रिमेनिंग जो शेयर्स होंगे वो किसके पास होंगे, वॉल्ट डिज्नी के पास होंगे। तो डिज्नी हैज रीच एन एग्रीमेंट टू डाइवेस्ट इट्स 61% स्टेक in its Indian business to Biocom 18 at the valuation of 33,000 करोड़ रुपीस। क्लियर? तो इनके केवल मीडिया हाउसेस का मर्जर हुआ है, इस बात को समझिएगा।
नेक्स्ट है अमित शाह लॉन्च NUCFDC। अब ये क्या है देख लेते हैं। तो रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर Amit Shah inaugurate umbrella organization for urban cooperative banks, the National Urban Cooperative Finance and Development Corporation Limited. So NUCFDC का मतलब क्या है? National Urban Cooperative Finance and Development Corporation Limited है, न्यू दिल्ली में इसको सेटअप किया गया है। क्यों किया है? जिससे हमारे जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको एक रेगुलेशन बॉडी मिल सके और वो सेल्फ सफिशिएंट बन सके। उनके सेल्फ रेगुलेशन के लिए बेसिकली इस प्रोग्राम को या इस ऑर्गेनाइजेशन को तैयार किया गया है। इस बात को इंश्योर करने के लिए जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, आप रिसेंटली न्यूज में देखते रहते हैं कि कोई बैंक है वो RBI की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर पाया, जिसके कारण उसके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया। तो ऐसी जो रेगुलेशन प्रॉब्लम आती हैं उन सभी को सॉल्व करने के लिए और एक तरीके से फाइनेंशियल बूस्ट प्रोवाइड करने के लिए इन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को इस अम्ब्रेला बॉडी का फॉर्म किया गया है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। The organization will help prepare a small bank for compliance with the Banking Regulation Act. ये इसका बेसिकली मकसद है। अब ये जो ग्रुप या कंपनी फॉर्म की गई है, it has received a certificate of registration from the RBI to operate as a non-banking finance company। तो एज अ NBFC ये काम करेगी। ठीक है, ओके। अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं? तो ये जनरली अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज में आपको होते हैं, जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं या स्मॉल बोरोवर्स होते हैं, उनकी फाइनेंशियल नीड को फुलफिल करने का काम करते हैं और दे आर गवर्न बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। डन इतनी चीजें। और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड भी होते हैं। फंक्शन आपको क्लियर हो चुका है। स्मॉल बिजनेसेस, इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी इसको लोन प्रोवाइड करना, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, रेमिटेंस के लिए काम करते हैं। तो ऐसे कुछ काम है, लेकिन यहाँ पे इनका जो डिपॉजिट साइज है उसके अकॉर्डिंगली बैंक्स को 4 अलग अलग टीयर्स में डिवाइड किया गया है। टीयर 1 में वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं जिनका डिपॉजिट साइज 100 करोड़ रुपीज अप टू 100 करोड़ रुपीज होता है। टीयर 2 की रेंज है 100 करोड़ टू 1000 करोड़ रुपीज। टीयर 3 में आते हैं 1000 करोड़ टू 10,000 करोड़ और अबव 10,000 करोड़ रुपीस का जो डिपॉजिट साइज होता है वो टीयर 4 के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। क्लियर? तो इन्हीं बैंक्स को सपोर्ट करने के लिए इस बॉडी का या ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म किया गया है बाय द अमित शाह। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रोग्राम है जिसका नाम है उड़ी सर्व। ठीक है, तो श्री धर्मेंद्र प्रधान जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पोर्टफोलियो को होल्ड करते हैं, उन्होंने रिसेंटली प्रोजेक्ट उड़ी सर्व को लॉन्च किया गया है संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में टू प्रिपेयर यंग ग्रेजुएट ऑफ उड़ीसा फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर। कि उड़ीसा के जो यूथ है वो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में भी अपनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को तलाशे। अब इस प्रोजेक्ट की कुछ बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट है कि प्रोजेक्ट उड़ी सर्व इज फर्स्ट स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये एक स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड बजाज फिनसर्व। तो यहाँ पर जो यूथ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में, और उसके बाद ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद ऑब्वियस सी बात है सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर ट्रेनिंग नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन प्रोवाइड करेगी और इसके लिए उन्होंने बजाज फिनसर्व के साथ भी एग्रीमेंट किया है और बजाज फिनसर्व सर्टिफिकेशन इशू करने का काम भी करेगी। क्लियर है? तो एक पूरा तरीके से सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है और इसको आप देख सकते हैं गंधर मेहर यूनिवर्सिटी संबलपुर उड़ीसा से लॉन्च किया गया है और ये कॉलेज स्टूडेंट के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरह काम करेगा। धीरे धीरे इसे 22 स्टेट के 400 कॉलेजेस में लॉन्च किया जाएगा। डर इतनी चीजें। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हमारी कंट्री में एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम करता है और ये यूथ को प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए ट्रेन और स्किल प्रोवाइड करने का काम करते हैं अंडर द स्किल इंडिया मिशन। ठीक है, नेक्स्ट है सुमन कुमारी बिकम्स BSF फर्स्ट वीमेन स्नाइपर। तो सब इंस्पेक्टर है सुमन कुमारी और ये पहली वीमेन स्नाइपर बन गई हैं वो आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। ठीक है, इन्होंने जो स्नाइपर का कोर्स लिया है वो इंदौर से लिया है, सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन एंड टैक्टिक्स इंदौर से। ठीक है, और BSF का फॉर्मेशन 1965 में हुआ था आफ्टर द इंडिया पाकिस्तान वॉर, इंडो पाक वॉर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है INS जटायु, काफी न्यूज में था, इस पर डिस्कशन करेंगे। इंडियन नेवी टू कमीशन INS जटायु नेवल बेस इन अ मिनीकॉय आइलैंड ऑन March 6। अब यहाँ पर ये देख पा रहे हैं ये भारत है, यहाँ पर ये आपके 3 नेवल कमांड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। विशाखापट्टनम में ईस्टर्न नेवल कमांड है,
कोची में सदर्न नेवल कमांड है एंड मुंबई में वेस्टर्न नेवल कमांड है। यहाँ पर आप देखेंगे लक्षद्वीप आइलैंड्स है और लक्षद्वीप आइलैंड में ही एक आइलैंड है विच इज मिनिकॉय, राइट। तो मिनिकॉय में INS जटायु को कमीशन किया जा रहा है जो कि इंडिया का न्यू नेवल बेस होगा। INS जटायु इज द सेकेंड नेवल बेस इन द लक्षद्वीप। ऑलरेडी लक्षद्वीप में एक नेवल बेस है और उस नेवल बेस का नाम है INS दीप प्रकाश इन कवरत्ती, ठीक है। ये यहाँ पे किया जा रहा है जिससे इस पर्टिकुलर एरिया में सर्विलांस और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और जो एंटी नार्कोटिक ऑपरेशंस करने हैं उसको भी करने में बूस्ट मिलेगा। डन, बाकी तो हमने कर लिया डिस्कस। नेक्स्ट है चक्षु। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने इसे लॉन्च किया है। यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन अश्विनी वैष्णव लॉन्च द डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म एंड चक्षु रिपोर्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन फैसिलिटी ऑन द संचार साथी पोर्टल एट द फंक्शन इन न्यू दिल्ली। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक पोर्टल है विच इज संचार साथी पोर्टल और संचार साथी पोर्टल में एक एडिशनल फीचर एड ऑन किया गया है विच इज चक्षु। किसने किया है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने किया है। क्या है ये, देख लेते हैं। It is a secure and integrated platform for real-time intelligence sharing. बेसिकली जो भी कोई केसेस होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन समटाइम उन केसेस को कंबाइनली सॉल्व करती हैं। तो क्यों ना एक इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा सके और जो सिक्योर भी हो, जिससे आपके जो भी प्रोग्राम आप रन कर रहे हो, आपका जो भी मिशन है, आप उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाओ। और जिन एजेंसीज के साथ हमको वो डेटा शेयर करना है तो ईजिली हम उसको शेयर भी कर सकें। तो इसी तरीके का ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो इट इज अ सिक्योर इन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म फॉर द रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड कोऑर्डिनेट अमंग द स्टेक होल्डर, जैसे कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एटसेट्रा। इसमें अगर कोई भी फ्रॉड कॉल आता है तो फ्रॉड कॉल की आप यहाँ पे रिपोर्ट भी रजिस्टर करा सकते हैं। द पोर्टल ऑल्सो कंटेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द केसेस डिटेक्ट एज अ मिसयूज ऑफ द टेलीकॉम रिसोर्सेज। कोई पर्सन है टेलीकॉम रिसोर्सेज का मिसयूज कर रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे शेयर हो जाएगी स्टेक होल्डर के साथ। तो आप उसे इमीडिएट इफेक्ट उसके लाइसेंस को कैंसिल कर सकते हो या उसे आप बैन भी कर सकते हो। ये बात यहाँ पे कही गई है। इसके अलावा साइबर क्राइम को रोकने के लिए यहाँ पर एक नंबर भी इशू किया गया है विच इज 1930, ठीक। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर लॉन्च रिवैम्प जियो पारसी प्रोग्राम एंड अवेस्ता पहलवी लैंग्वेज सेंटर। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि संस्कृत वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट लैंग्वेज है, वैसे पर्शियन भी वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है। और अब तो हम पर्शियन लैंग्वेज को अपनी क्लासिकल लैंग्वेज की कैटेगरी में भी इंक्लूड करने वाले हैं, मतलब शेड्यूल 8 में इंक्लूड करने वाले हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर इसलिए ये न्यूज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने जियो पारसी प्रोग्राम को रिवैम्प किया है, जो ऑलरेडी एक सेंट्रल सेक्टर गवर्नमेंट स्कीम है जियो पारसी, क्योंकि लगातार पारसी कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही है। तो उसी पॉपुलेशन को मतलब उनकी कंसंट्रेशन को थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए जियो पारसी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम को लॉन्च किया गया था 2013-14 में और वापस से इसे रिवैम्प किया जा रहा है। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात की गई है कि अवेस्ता पहलवी लैंग्वेज सेंटर, इसको भी सेटअप किया जा रहा है। इसमें जो पारसी स्टूडेंट या दूसरे स्टूडेंट है वो पर्शियन लैंग्वेज की स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, कहाँ पे प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है? स्टडी ऑफ स्टूडेंट के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में, यहाँ पर वो स्टडी कर पाएंगे पारसी जोरिस्टियन कल्चर की अपकमिंग एकेडमिक ईयर से, और जिसको पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट दे रही है विच इज 11.20 करोड़ रुपीस। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इसको सपोर्ट कर रही है। क्लियर है? नेक्स्ट, समझ पा रहे हो ना? सब कुछ पढ़ा हुआ है, अभी तो बस हम रिवाइज कर रहे हैं, तो इसलिए हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ है। क्योंकि जब आप एक बार पढ़ लेते हैं और दोबारा किसी न्यूज़ को सुनते हैं ना, तो मैं ऐसा समझ पाती हूँ कि आप रिकॉल कर पाते हैं कि हमने कैसे क्वेश्चन किए थे, क्या क्या पढ़ा था। मेरे साथ तो मतलब ऐसा होता है कि जब मैंने एक बार कोई न्यूज़ पढ़ी, दोबारा उसको सुनती हूँ तो मैं रिकॉल कर पाती हूँ। तो आई थिंक आपके साथ भी ऐसे ही कुछ प्रोसीजर हो रही होगी, आप चीज़ें याद कर पा रहे होंगे। तो मंथली कंपाइलेशन आपके उस समय में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा, जैसे कि अब एग्जाम है और एग्जाम में क्विक रिवाइज करना है सारे के सारे हमको 3 मंथ्स 4 मंथ या 6 मंथ के करंट अफेयर्स, तो मंथली कंपाइलेशन बहुत यूजफुल होता है क्योंकि उस समय आप डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए नहीं बैठ सकते। लेकिन हाँ, मंथली करंट अफेयर्स अब 1.5 या 1.25 स्पीड में डेफिनेटली इनको देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेंगे यहाँ पर हम
Union Steel Minister Jyoti Aditya Scindia inaugurate country's first green hydrogen plant in stainless steel sector in Hisar, हरियाणा। तो वर्ल्ड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट फॉर स्टेनलेस स्टील को रिसेंटली ऑपरेट किया जा रहा है। कहाँ पर? हिसार, हरियाणा में। और यहाँ पर ये पूरी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी से ऑपरेट होगा और यहाँ पर आपको फ्लोटिंग सोलर पैनल्स भी देखने को मिलेंगे एंड रूफ टॉप सोलर पैनल भी देखने को मिलेंगे। ये कार्बन एमिशन को रिड्यूस करेगा अप्रोक्सीमेटली 2700 मैट्रिक टन पर एनम। और अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हमने यहाँ पे रूफटॉप सोलर पैनल को इंस्टॉल किया है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को कैबिनेट ने 4 जनवरी 2030 को अप्रूव किया था और इनका एक टारगेट यहाँ पे सेट किया गया था कि कार्बन एमिशन हमें जीरो करना है 2070 तक और एनर्जी इंडिपेंडेंट भी होना है 2047 तक। तो 2047 विकसित भारत का भी हमारा टारगेट है, तो थोड़ा सा आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है इंडिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। कहाँ पर सेटअप हो रहा है? पटना में, ठीक है, पटना बिहार में, विच विल हेल्प इन द स्टडी ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन्स। तो इंडियाज फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इनॉग्रेटेड इन पटना बिहार में इसको इनॉग्रेट किया गया है, जिसकी टोटल कॉस्टिंग 30 करोड़ रुपीस है, जिससे ये रिसर्चर और स्टूडेंट इकोसिस्टम ऑफ रिवर को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और गैंगेटिक डॉल्फिन, क्योंकि वो हमेशा और हमेशा फ्रेश वाटर में ही गैंगेटिक डॉल्फिन पाई जाती है, तो उनकी स्टडी करना के डायरेक्शन में भी काम किया जा सकेगा। क्लियर है? अगर हम जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर है, वैसे ही प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी हमारी कंट्री में है। फ्रेश वाटर डॉल्फिन, स्पेशली गैंगेटिक डॉल्फिन को बचाने के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए, तो इसे 2020 में लॉन्च किया गया था। एंड 5 अक्टूबर को हम नेशनल डॉल्फिन डे भी सेलिब्रेट करते हैं। और जो गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन है वो हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है और इसे हमने 2010 में नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी डिक्लेयर किया था। किसे? डॉल्फिन को। ठीक है, नेक्स्ट, पीएम मोदी इनॉग्रेट्स इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो सर्विस इन द कोलकाता। तो कोलकाता में इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल को इनॉग्रेट किया गया है। अंडर वाटर तो मेट्रो, अंडरग्राउंड मेट्रो तो पहले से एग्जिस्ट करती थी, अभी यहाँ पे अंडर वाटर की बात हो रही है। किस रिवर पे? तो आंसर है हुगली रिवर पे इस टनल को इनॉग्रेट किया गया एज अ पार्ट ऑफ कोलकाता मेट्रो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। इसका टोटल डिस्टेंस 16.6 किलोमीटर है, जो कि कनेक्टिविटी को इन्हांस करने का काम करेगा। यहाँ पर जो टनल अंडर वाटर टनल है वो लगभग 520 मीटर स्ट्रेच में आपको देखने को मिलेगी, जिसको आप 45 सेकेंड में क्रॉस कर पाएंगे। करंटली द ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर जो है वो 16.6 किलोमीटर का है विद 10.8 किलोमीटर सिचुएटेड अंडरग्राउंड इंक्लूडिंग द हुगली रिवर टनल। इस प्रोजेक्ट को 2009 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 2009 में से इनिशिएट किया गया था और टनलिंग फिर स्टार्ट हुई है 2017 में। नेक्स्ट है जीआई टैग्स। रिसेंटली काफ़ी सारे जीआई टैग डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल एज वेल, राइट। अप्रैल में तो 60+ जीआई टैग्स है। यहाँ पर हम मार्च मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स को देखेंगे। सबसे पहले है बगलार मुस्लिन। बगलार मुस्लिन अगर हम बात करेंगे तो एक हैंडलूम क्राफ्ट है। कहाँ का? बंगाल का, जिसे जीआई सर्टिफिकेट दिया है। और ये मुस्लिन मतलब कॉटन से तैयार किया जाता है। किससे रेडी होता है? कॉटन का एक प्रोडक्ट है। बंगाल का एक हैंडलूम ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है जिसको जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया। नेक्स्ट है कच्छ रोगन क्राफ्ट। तो रोगन आर्ट जो कि एक बहुत ही एंशियंट टेक्सटाइल आर्ट है, ठीक है, जो कि पर्शिया से ओरिजिनेट होकर भारत में आया हुआ था, लगभग 400 साल पुराना है और कच्छ गुजरात एरिया में इसको बनाया जाता है वहाँ की मुस्लिम खत्री कम्युनिटी के द्वारा। तो कच्छ रोगन क्राफ्ट को भी जीआई सर्टिफिकेशन दिया है। नेक्स्ट है रतलाम के लहसुन, रतलाम के गार्लिक। रतलाम जो है वो मध्य प्रदेश से है। अंबाजी वाइट मार्बल गुजरात से। हैदराबाद लाख के बैंगल्स। त्रिपुरा रीसा टेक्सटाइल, तो त्रिपुरा का एक ट्रेडिशनल अटायर है, वहाँ की फीमेल्स पहनती हैं, तो रीसा टेक्सटाइल को भी जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है। कटक रूपा तरकाशी, ना सिल्वर की तरकाशी है बेसिकली ये। नेक्स्ट है माजुली मास्क ऑफ आसाम, आसाम से रिलेटेड है, ठीक है, जो आसाम का ट्रेडिशनल ड्रामा है, नाम है भावना। भावना में बेसिकली इस मास्क का इस्तेमाल किया जाता है। और माजुली के मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग ऑफ आसाम, इसे भी जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया। तो ये कुछ प्रोडक्ट थे जिन्हें जीआई सर्टिफिकेशन मिला है। नेक्स्ट है राजनाथ सिंह लॉन्च अदिति स्कीम टू बूस्ट डिफेंस इनोवेशन। तो डिफेंस इनोवेशन को बूस्ट करने के लिए अदिति स्कीम को लॉन्च किया गया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अदिति? तो एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजीज विद IDX,
ये बेसिकली स्कीम है। अब इसमें क्या है, बेसिकली इसमें गवर्नमेंट ग्रांट देगी उन स्टार्टअप्स को जो इनोवेशन करेंगे डिफेंस टेक्नोलॉजी में। क्लियर? अंडर दिस स्कीम स्टार्टअप आर एलिजिबल टू रिसीव ग्रांट अप टू 25 करोड़ रुपीज फॉर देयर रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन द डिफेंस सेक्टर, जिसके लिए टोटल बजट 750 करोड़ रुपीस अलॉट किया गया है फॉर द पीरियड 23-24 टू 25-26, मतलब लगभग 2 सालों के लिए ये स्कीम रन होने वाली है। अंडर द IDX मतलब इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ही एक इनिशिएटिव है। डर इतनी चीजें क्लियर है? बस इतनी ही बातें इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है बेसिकली इसका बजट और टेन्योर। नेक्स्ट है ई किसान उपज निधि प्लेटफॉर्म। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ई किसान उपज निधि प्लेटफॉर्म को एक डिजिटल गेटवे को लॉन्च किया है। अब ये डिजिटल गेटवे क्या है आइए बताते हैं। तो बेसिकली ये डिजिटल गेटवे किसके लिए है? वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए है। इसमें क्या होगा, जैसे कि कोई फार्मर है, कोई फार्मर ने कुछ ग्रेन प्रोड्यूस किए हैं, फॉर एग्जांपल व्हीट या सोयाबीन का प्रोडक्शन किया है, लेकिन मार्केट अभी उतना स्टेबल नहीं है या उनको एक्यूरेट प्राइजेस नहीं मिल रहे हैं अपने पर्टिकुलर ग्रेन के लिए, तो वो यहाँ पर इस डिजिटल गेटवे की मदद से अपने जो भी ग्रेन्स हैं उनको यहाँ पर वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, बाडा के जो वेयर हाउसेज, सॉरी बाडा नहीं, BDRA के जो वेयर हाउसेज है वहां पर प्रक्योर करा सकती है, रख सकती है। जब मार्केट हाइक पे होगा तो तब उन प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा जा सकता है। तो जब वेयर हाउस में सामान को रखा जाता है तो किसानों को कुछ ना कुछ यहाँ पर थोड़ा सा सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होती है या इंटरेस्ट पे करना होता है, उसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। इट इज अ इनिशिएटिव with simplified digital process can ease the producer of farmers storage any register warehouse, किसी भी रजिस्टर वेयर हाउस में जो कि रजिस्टर्ड है BDRA से, वहां पर आप अपने प्रोडक्ट को रख सकते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ एट अ 7% इंटरेस्ट पर एनम। यहाँ पे कोई भी कोलेट्रल की जरूरत नहीं और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिपॉजिट की भी जरूरत नहीं है, जिससे कंपनी जो कंट्री है उसका एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट अच्छा होगा और हमारे फार्मर्स की भी जो इनकम है वो इंक्रीज होगी, उनको कम दामों पे अपने प्रोडक्ट को मार्केट में नहीं बेचना पड़ेगा। ठीक है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। BDRA का फॉर्मेशन 2010 में हुआ था अंडर द वेयर हाउसिंग एक्ट 2007। हमारी कंट्री के जितने भी वेयर हाउसेज हैं उनको रेगुलेट एंड ऑपरेट करने का काम BDRA करता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। इज दैट क्लियर? चलिए अब फर्दर डिस्कशन करने से पहले 2-3 बातें कर लेते हैं अबाउट द PGF। ये मंथली आपका कंपाइलेशन की PDF है, तो ये आपको ऑलिव वुड के एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। ऑलिव वुड का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ठीक है, इसके अलावा पूरी अलग अलग हम जो मंथली कंपाइलेशन पढ़ रहे हैं ना, इनको अलग अलग डाउनलोड करने से अच्छा है पूरी मंथली मैगजीन को डाउनलोड करो। तो मंथली मैगजीन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज, फिर अपॉइंटमेंट वाला, फिर आपका ये वाला पार्ट, ऐसे सारे पार्ट्स वहां पर होंगे। ठीक है, तो पूरा डॉक्यूमेंट आपका मंथली मैगजीन के फॉर्म में होगा, तो मैगजीन को पढ़ना रिवाइज करना ईजी हो जाता है। क्लियर? तो आप मैगजीन को भी डाउनलोड कर पाएंगे हमारे एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन में आपको एक YouTube PDF बंडल कोर्स मिलेगा जो कि आपके 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन के साथ है। उसमें YouTube में जितने भी हम वीडियोस पढ़ाते हैं, चाहे वो डेली करंट अफेयर्स है, वीकली करंट अफेयर्स या मंथली करंट अफेयर्स, PIB स्कीम्स हैं, तो वो सारी चीज़ें, सारी PDF वहाँ पर अवेलेबल होंगी, तो आप इसे भी चेक कर सकते हैं ऑलिव वुड के एप्लीकेशन से। इसके अलावा आप यहाँ पर RBI ग्रेड B मेंटरशिप प्रोग्राम, जो पर्सनलाइज मेंटरशिप प्रोग्राम है, जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को एडवांटेज हुआ है, फ़ायदा हुआ है उनके एग्जाम में, तो आप इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन ऑलिव वुड के एप्लीकेशन से देख सकते हैं। क्लियर? एप्लीकेशन में जब न्यू बैचेस लॉन्च होते हैं या फिर कोई डिस्काउंट चलता है तो वो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे नीति फॉर स्टेट प्लेटफॉर्म। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, रेलवे एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने नीति आयोग का नीति फॉर स्टेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये है आपका नीति फॉर स्टेट प्लेटफॉर्म। अभी क्या है ये नीति फॉर स्टेट प्लेटफॉर्म, आइए इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। इसका टारगेट है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजाइन करना और गुड गवर्नेंस को प्रमोट करना। इस पूरे प्लेटफॉर्म में आपको कई सारे फीचर्स मिल जाएंगे, कई सारे टॉपिक पे आपको यहाँ पर जो PDF से या फिर कह सकते डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, जैसे कि लाइव रिपोजिटरीज ऑफ 7500 बेस्ट प्रैक्टिसेस,
5000 पॉलिसी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, 900 प्लस डेटाबेस है, 1400 डेटा प्रोफाइल्स है, 350 नीति आयोग के डिफरेंट पब्लिकेशन यहाँ पर इंक्लूड है, और यहाँ पर लगभग एक 10 सेक्टर को कवर करने का काम करता है। इसमें जो 10 डिफरेंट सेक्टर्स है उसमें आपको एजुकेशन, एग्रीकल्चर, एनर्जी, हेल्थ, लिवलीहुड, मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई, टूरिज्म, वाटर रिसोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा, जितने भी गवर्नमेंट इन पर्टिकुलर सेक्टर से जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कनेक्टेड है, तो वो सारी लोग इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएंगे, जिससे उनको इंसाइट्स मिल जाएगा, नॉलेज मिल जाएगा अपने पर्टिकुलर केस को रिजॉल्व करने में। और ऑब्वियस सी बात है गुड गवर्नेंस के लिए, अगर आपको न्यू पॉलिसीज बनानी है तो आपको एग्जिस्टिंग पॉलिसीज के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, सारी बातें पता होनी चाहिए। तो एक डेटाबेस अगर आपके पास होगा तो आप पर्टिकुलर सेक्टर के किसी भी डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर पाएंगे। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर ब्लॉक लेवल और स्टेट लेवल पे इसको काम करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए बेसिकली सारे डॉक्यूमेंट को इसे रेडी किया गया है। कैबिनेट अप्रूव एम्बिशियस इंडिया एआई मिशन। तो कैबिनेट ने इंडिया एआई मिशन को लॉन्च किया है, जिसके लिए टोटल बजट 10,372 करोड़ रुपए रखा है फॉर द 5 years। तो 5 years के लिए बजट है। बेसिकली पब्लिक प्राइवेट मोड पे यहाँ पर इंडिया का एआई इकोसिस्टम को रेडी किया जाएगा। ठीक है, कैसे रेडी किया जाएगा तो देखिएगा, सबसे पहले इसमें इंडिया एआई कंप्यूट कैपेसिटी बिल्ड की जाएगी, मतलब हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी किया जाएगा। अराउंड 1000 एंड मोर ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट को सेटअप किया जाएगा। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर को डेवलप किया जाएगा और टू डेवलप इंडिजीनियस लार्ज मल्टी मॉडल, ठीक है, मल्टी लैंग्वेज मॉडल को सपोर्ट करेगा। फिर इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव इसका पार्ट है। इंडिया एआई फ्यूचर स्किल, तो हमारे जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज है वहां पर एआई लैब को सेटअप किया जाएगा और काफी सारे कोर्सेज एंड प्रोग्राम भी ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट और पीएचडी लेवल पे लॉन्च किए जाएंगे, जिससे हम फ्यूचर स्किल को डेवलप कर सकें। एंड इंडिया एआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग, तो कोई भी ऐसा डेवलपर है जो एआई के लिए डेवलपिंग कर रहा है, इनोवेशन कर रहा है, तो उनको भी फाइनेंसिंग करने की बात यहाँ पे की गई। इस तरीके से पूरा एआई इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा 5 ईयर में। अप्रोक्सीमेटली 10,000 करोड़ रुपीज यहाँ पे बजट है। नेक्स्ट है गेवरा माइन ऑफ छत्तीसगढ़ विल बी द लार्जेस्ट कोल माइन इन एशिया। तो आपका जो गेवर माइन है वो कहाँ, सब्सिडरी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड है, जो कि छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड है। और ये इंडिया की लार्जेस्ट, इंडिया है कि नहीं, एशिया की लार्जेस्ट कोल माइन है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हुई और प्रोडक्शन कैपेसिटी अब हो गई है 70 मिलियन टन पर एनम एवरी ईयर। यहाँ पे जो स्टील का प्रोडक्शन होता है, यहाँ पर जो आपको कोल का प्रोडक्शन होता है वो 70 मिलियन टन पर एनम आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल। सो 9th of Feb टू 6th of March अक्रॉस द कंट्री मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट ने ऑर्गेनाइज किया था नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल। कई सारे ऐसे यूथ है जो एलिजिबल नहीं है फॉर एमपी एंड एमएलए इलेक्शन, बट वो वोटिंग का पार्ट है, उनको ही इनकरेज करने के लिए बेसिकली ये प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है सिंस 2019। पहली बार 2019 में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ये आइडिया है। इसकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है? 18 से लेकर 25 ईयर्स के जो यूथ है वो यहाँ पे टारगेटेड है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं थीम क्या थी। तो यंग वॉइस इंगेज एंड एम्पावर फॉर नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे फर्स्ट प्राइज आप याद रख लेंगे, यतिन भास्कर दुग्गल फ्रॉम हरियाणा, इन्हें फर्स्ट प्राइज यहाँ पर नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल में दिया गया है। नेक्स्ट है उज्ज्वला स्कीम। उज्ज्वला स्कीम 2016 में लॉन्च की गई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसका एम क्या है? एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करना है। ठीक है, ऐसी वीमेन जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे बिलो पॉवर्टी लाइन आती हैं। तो उज्ज्वला स्कीम में क्या भी न्यूज क्या है? गवर्नमेंट एक्सटेंड 300 रुपीज एलपीजी सब्सिडी फॉर द बेनिफिशियरी फॉर FY25। तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली 300 रुपीज सब्सिडी को इंक्रीज किया है फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए। ठीक है, जिसके लिए टोटल अमाउंट 1200 करोड़ रुपीज यहाँ पे लगभग खर्चा आएगा। ठीक है, इसके अलावा जो बेनिफिशरीज नहीं है उनके लिए भी एक स्कीम है, ये है कि डिस्काउंट 100 रुपीज हर एक पर सिलेंडर में कंट्री में डिस्काउंट भी ऑफर किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। सो प्राइम मिनिस्टर
inaugurates Sela Tunnel in अरुणाचल प्रदेश। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑल वेदर कनेक्टिविटी सेला पास टनल को इनॉग्रेट किया है अरुणाचल प्रदेश में, जो कि तवांग और कामिंग रीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश को चाइना फ्रंटियर पे कनेक्ट करने का काम करता है। इसका फाउंडेशन स्टोन 2019 में रखा गया था और टोटल ट्रेवलिंग टाइम इसमें लगभग 1 आवर का लगेगा और लगभग 825 करोड़ की कॉस्टिंग के साथ इसको रेडी किया गया है। ठीक है, यहाँ पर 2 ट्यूब्स है T1 एंड T2 और इसे ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से रेडी किया गया है। नेक्स्ट है भारत पशुधन। क्या है ये? पीएम इनॉग्रेटेड भारत पशुधन इनिशिएटिव, अ डिजिटल डेटाबेस फॉर लाइव स्टॉक एनिमल इन द कंट्री। हमारे देश में जितने भी कैटल्स हैं उनकी प्रॉपर टैगिंग करके उनका एक डेटा मेंटेन करना है। अगर कोई एनिमल बीमार है, कोई डिसीज है या वैक्सीनेशन कराना है तो उसमें भी ये मदद मिलेगी। मतलब हर एक एनिमल को एक 12 डिजिट आईडी अलॉट की जाएगी और यहाँ पर टैगिंग की जाएगी। तो लगभग 29.6 करोड़ ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी ऑलरेडी टैगिंग की जा चुकी है और डेटाबेस को रेडी किया गया है, जिससे फार्मर्स भी अपने एनिमल्स को इजीली ट्रेस कर सकते हैं। इट हैज़ बीन डेवलप्ड अंडर द नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन। तो नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन के अंदर इसको डिजाइन किया गया है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ठीक है, डन इतनी चीजें। इसके अलावा यहाँ पर 1962 फार्मर एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया है और ये एप्लीकेशन क्या करेगा, भारत पशुधन का जो डेटाबेस है उसको फार्मर एक्सेस कर सके, इसलिए इसे डिजाइन किया गया है, विच प्रोवाइड एक्सेस टू द रिकॉर्ड ऑफ ऑल डेटा एंड इंफॉर्मेशन प्रेजेंट विद इन द भारत पशुधन डेटाबेस। तो फार्मर इसे इजिली एक्सेस कर पाए। नेक्स्ट है पीएम मोदी इनॉग्रेट CARO एट बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद। CARO मीन्स सिविल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सिविल एविएशन सेक्टर में रिसर्च एंड इनोवेशन पर्पस के लिए बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में इस रिसर्च सेटअप को किया गया है, तेलंगाना में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, तो CARO हैज बीन सेट अप बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू इनहांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनटू द सिविल एविएशन सेक्टर, जिसकी टोटल कॉस्टिंग 350 करोड़ रुपीज है। और इस पूरी जो बिल्डिंग या रिसर्च सेंटर को तैयार किया गया है वो 5 स्टार ग्रह रेटिंग से किया गया है। ये क्या होता है, कोई भी बिल्डिंग अगर एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है या फिर एनर्जी कंजर्वेशन के जो लॉज है उनको फुलफिल करती है तो उसको ये रेटिंग सर्टिफिकेट बेसिकली दिया जाता है। नेक्स्ट, कैबिनेट अप्रूव MSP फॉर रॉ जूट फॉर 24-25 सीजन। रिसेंटली कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस रॉ जूट का इंक्रीज किया है बाय 285 रुपीज फॉर 24-25 फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पर अब जो रॉ जूट है उसकी MSP 5,335 रुपीज पर क्विंटल होगी। ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है कि 2010 से अभी तक रॉ जूट की जो MSP है उसमें 122% इंक्रीमेंट देखा गया है। 2014-15 में जो रॉ जूट था उसमें 2400 रुपीज पर क्विंटल MSP थी, लेकिन अभी आप देखेंगे 24-25 में जो रॉ जूट पे MSP दी जा रही है वो 5,335 रुपये पर क्विंटल दी जा रही है, जिससे रॉ जूट के फार्मर्स को फायदा होगा, स्पेशली इन वेस्ट बंगाल, आसाम एंड बिहार, क्योंकि पर्टिकुलर इन्हीं एरियाज में रॉ जूट का प्रोडक्शन होता है। डन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो बिल्कुल अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार चैनल पे आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यूनियन कैबिनेट अप्रूव उन्नति स्कीम। उन्नति का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है, उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम विच इज उन्नति। उत्तर पूर्व का मतलब है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और इंडस्ट्रीज को बूस्ट करना, नया एक इकोसिस्टम रेडी करने के लिए और नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में डेवलपमेंट करने के लिए, वो भी मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर में। तो 10 ईयर का ये पूरा डेवलपमेंट प्रोग्राम है विच इज उन्नति। इसके लिए टोटल बजट गवर्नमेंट ने 10,037 करोड़ रुपीस का रखा है, अप्रोक्सीमेटली 10,000 करोड़ रुपीस का बजट है। ठीक है, यहाँ पर अगर स्कीम के पीरियड की बात करते हैं तो जैसे ही इसे नोटिफाई किया गया था, मतलब 31 यहाँ पे जब मार्च में इसको नोटिफाई किया गया तो तब से ही ये स्कीम इफेक्ट में आ गई थी। और कब तक रहेगी, तो 31 मार्च 2034 तक आपको ये स्कीम देखने को मिल जाएगी, अलॉन्ग विथ 8 ईयर ऑफ कमिटेड लाइबिलिटीज। जैसे ही यहाँ पर कोई भी कंपनी एलिजिबल, मतलब इंडस्ट्रियल यूनिट को ऑपरेशन का परमिशन दिया जाता है तो आपको 4 ईयर के अंदर रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको ग्रांट मिला, अब आपको 4 ईयर के अंदर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है
All eligible industrial unit to commence their production are the operation within 4 years from the grant of registration. यहाँ पर पूरे ऑपरेशन को 2 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया है या 2 जोन में डिवाइड किया है, जोन ए और जोन बी। तो जोन ए में वो ऐसी इंडस्ट्री एडवांस डिस्ट्रिक्ट आती है जिसमें ऑलरेडी कुछ इंडस्ट्रीज है, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन जोन बी में वो इंडस्ट्री आती है या वो डिस्ट्रिक्ट्स आती है जो बहुत ही बैकवर्ड है, जहाँ पे कोई भी इंडस्ट्रियल रिफॉर्म हमने नहीं देखा है। अगर हम फंडिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर स्टेट को भी 2 कैटेगरी पार्ट ए और पार्ट बी में बांटा गया है। तो पार्ट ए में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जिनको इस पूरे बजट का लगभग 60% प्रोवाइड किया जाएगा। रिमेनिंग 40% फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे आपको देखने को मिलेगा। अब इस स्कीम को इंप्लीमेंट कौन करेगा? तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसको क्या करेगी, इंप्लीमेंट करने का काम करेगी। इसके लिए एक स्टेट लेवल पे स्टीयरिंग कमेटी का भी फॉर्मेशन किया जाएगा जो पूरा मॉनिटर करने का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है ईजी ट्रिप प्लानर पार्टनर विथ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट टू एम्पावर सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो रिसेंटली easemytrip.com ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसके अंदर क्या किया जाएगा, जो दीनदयाल अंत्योदय योजना के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की वीमेंस है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी अंडर द लखपति दीदी योजना। ठीक है, जिससे स्किल डेवलपमेंट हो वीमेंस में। और यहाँ पे जो लखपति दीदी योजना है उसके अंदर वीमेंस एनुअली पर 1 लाख रुपीज यहाँ पे अर्न कर सके। तो यहाँ पे इसलिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की वीमेंस है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, इसलिए ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। ठीक है, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनको बेसिक नॉलेज होना चाहिए रीडिंग राइटिंग का, इंग्लिश या हिंदी का, और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। इंटरनेट पे ब्राउजिंग कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2011 में लॉन्च किया गया था और लखपति दीदी स्कीम को 15 अगस्त 2023 में ही लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है यूजीसी इंट्रोड्यूस शेरनी, मींस यूजीसी ने एक सी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया सेटअप किया है। ठीक है, जिसका नाम है शेरनी। तो यूजीसी इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर लॉन्च सी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया। ये इनिशिएटिव क्या है, जो साइंस के सेक्टर में जेंडर इनइक्वलिटीज देखने को मिलती है, मतलब मेल्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है एज कंपैरिजन टू फीमेल। तो यहाँ पर अभी तक जितनी भी वीमेन साइंटिस्ट रही हैं जिन्होंने साइंस की फील्ड में रिसर्च इनोवेशन किया है और क्या काम किया है, तो उसकी पूरी लिस्ट भी इसमें अवेलेबल है। और यहाँ पर सारी की सारी साइंस की फील्ड की फैकल्टी मेंबर की लिस्ट भी अवेलेबल है। और लेकिन स्टिल यहाँ पे पाया गया कि बहुत ज्यादा इनइक्वलिटी है। तो वीमेन साइंटिस्ट या वीमेन को साइंस के फील्ड में इंकरेज करने के लिए भी ये पोर्टल बेसिकली काम करेगा। तो एक डेटाबेस है बेसिकली जिसमें जितने भी वीमेन फैकल्टी हैं साइंस की फील्ड से जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया उन सबकी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यूजीसी की बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको 1956 में सेटअप किया गया था और एम जगदीश कुमार चेयरमैन है। नेक्स्ट है पीएम सूरज पोर्टल। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पीएम सूरज पोर्टल लॉन्च किया है, प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधारित जन कल्याण। तो सूरज, पीएम सूरज का फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है, और सूरज सर के नाम से याद रख लेना पर इसका नाम याद रखना प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधारित जन कल्याण। एक नेशनल पोर्टल है, इसमें जो भी हमारे सोसाइटी के डिसएडवांटेजेस सेक्शंस है उनको एक क्रेडिट सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा जिससे वो अपने नए बिजनेस को काम कर सके। ठीक है, नए बिजनेस पे नए आइडियाज पे काम किया जा सके। तो यहाँ पे जो बेनिफिशरीज है वो डिसएडवांटेजेस सेक्शन है। क्लियर है इतनी चीजें? तो अपलिफ्टमेंट करने के लिए उन एरिया में बेसिकली ये काम किया जाएगा अंडर द नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम, मतलब नमस्ते। तो नमस्ते प्रोग्राम के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर ने पीपीई किट और आयुष्मान हेल्थ कार्ड भी सेप्टिक टैंक वर्कर्स को यहाँ पर दिए हैं। नमस्ते अगर स्कीम के बारे में बात करते हैं तो नमस्ते स्कीम को 2022 में लॉन्च किया गया था और एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का। इसका एम क्या है कि जो सेप्टिक टैंक में मैनुअली क्लीनिंग होती है उसको रिप्लेस कर दिया जाए आपकी न्यू टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री अनाउंस इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम। तो रिसेंटली यहाँ पर देखिएगा
फेम स्कीम के बारे में आप लोग ने सुना होगा, और जो फेम स्कीम का पार्ट 2 है, मतलब फेम पार्ट 2 या फिर फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया प्रोग्राम, ये 31 मार्च को एंड हो गया था 2024 में। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर है उनको एडिशनल आप कह सकते हैं कि सब्सिडी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर 4 मंथ के लिए इस स्कीम को लाया गया था, और ये जुलाई तक ही स्कीम रहने वाली है। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को जो एडॉप्शन है उसको एक्सेलरेट करने के लिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल को परचेस करें। नाम क्या है? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम है, जिसके लिए 500 करोड़ रुपीस फॉर द पीरियड ऑफ 4 मंथ बजट रखा गया है। नोडल मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलेगी। इसमें आपको देखेंगे 2 व्हीलर और 3 व्हीलर इंक्लूड है। अगर आप 2 व्हीलर परचेस करते हो तो आपको यहाँ पर सब्सिडी दी जाएगी 10,000 रुपीज की, और अगर आप 3 व्हीलर परचेस करते हो, जैसे कि छोटे 3 व्हीलर्स हैं, तो उसके लिए आपको 25,000 रुपीज का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, और लार्जर 3 व्हीलर्स के लिए 50,000 रुपीज का फाइनेंशियल सपोर्ट अंडर दिस स्कीम प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है सब रूम लैंड पोर्ट। अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर, और इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर में एक स्टेट आता है हमारा त्रिपुरा, और त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ है, और यहाँ पे हमें कई सारे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो पीएम मोदी ने वर्चुअली त्रिपुरा का 2nd इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट और एक लैंड पोर्ट सबरूम को लॉन्च किया है, जो कि त्रिपुरा में सदर्न मोस्ट टिप पे लोकेटेड है, बांग्लादेश की बॉर्डर के पास। अभी जो सबरूम लैंड पोर्ट है, तो ये करेगा क्या? यहाँ पर आपको कई सारी फैसिलिटीज देखने को मिलेंगी, कई सारे वेयर हाउसेस देखने को मिलेंगे, और जितना भी शिपमेंट होता है उन सब की भी प्रॉपर्ली चेकिंग की जा सकेगी। तो इससे क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग भी और भी ज्यादा इन्हांस होगी, इसलिए इस पोर्ट पे काम किया जा रहा है। ठीक है, डन इतनी चीजें। नेक्स्ट, अनुराग ठाकुर लॉन्च प्रसार भारती शेयर्ड ऑडियो विजुअल फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसेमिनेशन। तो पीवी शब्द, तो पीबी शब्द का फुल फॉर्म याद रखना है आपको। इसे रिसेंटली अनुराग सिंह ठाकुर ने लॉन्च किया है, जिसमें आपको प्रसार भारती का सारा डंप डेटा, जैसे कि वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट एंड फोटो मिल जाएगी। तो कोई भी जो मीडिया सब्सक्राइबर्स है उनको ये फायदा मिलेगा। पहले साल के लिए फ्री होगा, अगले साल से यहाँ पे कुछ चार्जेस दिए जाएंगे इन स्टोरीज को लेने के लिए। नेक्स्ट है ग्रिड इंडिया इज नाउ अ मिनी रत्न कंपनी। तो ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक माइलस्टोन अचीव किया है, और ये मिनी रत्न कैटेगरी 1 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में शामिल हो गई है। ग्रिड इंडिया का फॉर्मेशन 2009 में हुआ था। ठीक है, अब कोई कंपनी मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस होगी या नहीं होगी, इस बात का डिसाइड कुछ क्राइटेरिया के आधार पे किया जाता है कि कोई भी कंपनी है जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है लास्ट 3 ईयर्स में, और उसने कम से कम 30 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट गेन किया है और वो नेगेटिव बैलेंस में नहीं है, तो उन्हें हम मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस प्रोवाइड करते हैं। तो ग्रिड इंडिया आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है रिवैम्प फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम। तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने रिसेंटली जो फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंट स्कीम है इसको रिवैम्प किया है। बेसिकली कोई भी यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अपने इंस्ट्रूमेंट्स को, अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट करना चाहती, अपग्रेड करना चाहती, तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने की यहाँ पे बात की गई है। द एलिजिबिलिटी हैज बीन एक्सपांडेड बियॉन्ड एमएसएमई टू इंक्लूड एनी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विद द टर्नओवर लेस देन 500 करोड़। पहले केवल एमएसएमई के लिए था, अब यहाँ पे कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसका टर्नओवर लेस देन 500 करोड़ रुपीज है वो भी यहाँ पर एलिजिबल होगी और अपनी टेक्नोलॉजी को यहाँ पर अपग्रेड करा सकती है। क्लियर है? यहाँ पे बात की गई है कितना कितना इंसेंटिव मिलेगा, डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी का टर्नओवर क्या है। अगर टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ है तो 20% ऑफ द इन्वेस्टमेंट का आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी या इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा। अगर टर्नओवर 50 करोड़ टू 250 करोड़ है तो 15% है, और टर्नओवर 250 करोड़ टू लेस देन 500 करोड़ रुपीज है तो 10% का आपको यहाँ पर इंसेंटिव देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आईटी मिनिस्ट्री एंड निक्शी लॉन्च भाषा नेट पोर्टल ऑन यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे 28 मार्च को था। यहाँ पर बेसिकली यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस को प्रमोट करने के लिए कि हर एक व्यक्ति इंटरनेट का प्रॉपरली इस्तेमाल कर सके, वो भी अपनी नेटिव लैंग्वेज में, कोई भी बैरियर ना हो कि इंग्लिश है या कोई दूसरी लैंग्वेज है। बहुत सारे लोगों को सेम लैंग्वेज नहीं आती,
तो यहाँ पे इंटरनेट का प्रॉपरली इस्तेमाल किया जा सके, इसलिए यहाँ पर यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेट की रीच को बढ़ाने के लिए, और 2023 में पहली बार इस दिन को मनाया गया था। तो अभी रिसेंटली नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया इज गियरिंग अप टू इंट्रोड्यूस द भाषा नेट पोर्टल ड्यूरिंग द अपकमिंग यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे, जिसकी थीम है भाषा नेट इम्पेटस टूवर्ड्स यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है, जिसमें ये लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी और डिजिटल इंक्लूजन को सपोर्ट करना है। निक्ची का फॉर्मेशन 2003 में किया गया था। डन। नेक्स्ट, गवर्नमेंट हाइक अनस्किल्ड वर्कर वेज अंडर द मनरेगा। तो मनरेगा स्कीम्स जो होती है उसमें जो पर डे का मिनिमम वेज दिया जाता है उसको हाइक किया है 3% टू 10%। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसको रिवाइज करने का काम किया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैक्सिमम हाइक देखा गया है वो गोवा में देखा गया है, विच इज 10.56%, और गोवा में जो मिनिमम वेज है वो 356 रुपीज पर डे के हिसाब से हो गया है, ठीक है। बाकी कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे मिनिमम इंक्रीमेंट या मिनिमम हाइक देखा गया है। कौन कौन से स्टेट है तो आप देख सकते हैं, आसाम में 2.9% है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी 3% ही आपको देखने को मिलेगा, जो कि लोवेस्ट है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे वो कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर मैक्सिमम या फिर 10% से ज्यादा आपको हाइक देखने को मिला है, तो गोवा, कर्नाटका, एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात और बिहार ऐसे स्टेट है जहां पे मैक्सिमम मतलब 10% तक से ज्यादा आपको मनरेगा के वेजेस में हाइक देखने को मिला है। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा मनरेगा के वेजेस कहाँ पर दिए जाते हैं पर डे पे, तो आंसर हो जाएगा हरियाणा में है। कितना है? 374 रुपीज पर डे, और उसके बाद फिर गोवा है 356 रुपीज पर डे। डन। इतनी चीजें। यहाँ पर ये जो वेजेस हैं उनको डिसाइड कौन करता है? CPIAL मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबरल इसको डिसाइड करते हैं, और लेबर ब्यूरो इसको पब्लिश करने का काम करता है। इसका बेस ईयर 1986-1987 मिल जाएगा। बात करते हैं स्पोर्ट्स सेगमेंट में। तो स्पोर्ट्स सेगमेंट पे फर्स्ट न्यूज आती है, 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स कंक्लूडेड। तो 4th नंबर के खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ हुए थे? लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर में हुए थे, जिसका मैस्कॉट था स्नो लेपर्ड, या जिसका नाम है शीन-ए-शी, ठीक है। अब यहाँ पे आर्मी ने टॉप किया है, 10 गोल्ड मेडल जीते हैं और 5 सिल्वर और 6 ब्रोंज मेडल यहाँ पर जीते गए हैं। डन। उसके बाद सेकंड नंबर पे कर्नाटका, और फिर थर्ड नंबर पे आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा। खेलो इंडिया मिशन की शुरुआत 2018 में की गई थी। नेक्स्ट है, एलेक्स दी मिन्योर बीट कैस्पर रूड टू बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू विन द कॉन्सिक्यूटिव मैक्सिकन ओपन। तो मैक्सिकन ओपन जो आपका टूर्नामेंट हुआ था उसको जीता किसने है? एलेक्स दी मिन्योर ने जीता है, ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं। ना बात करते हैं प्रो कबड्डी सीजन 10 के बारे में। तो रिसेंटली प्रो कबड्डी सीजन 10 आप देखेंगे कंक्लूड हुई है। फाइनल मैच पुनेरी पल्टन ने जीता है। फाइनल मैच किसने जीता है? पुनेरी पल्टन ने जीता है, और हरियाणा स्टीलर को डिफीट करने का काम किया था। अब यहाँ पर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है? असलम मुस्तफ़ा इनामदार रहे हैं। रेडर ऑफ द सीजन आशु मलिक देखने को मिलेंगे। डिफेंडर ऑफ द सीजन मोहम्मद रेजा चियानन देखने को मिलेंगे, और यंग प्लेयर ऑफ द सीजन योगेश है, जो हमें नहीं पढ़ने, ठीक है। नेक्स्ट, टाइगर वुड, ये इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि गोल्फ प्लेयर है ये, और टाइगर वुड अवॉर्डेड USGA गोल्फ मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड। तो रिसेंटली लीजेंडरी गोल्फर टाइगर वुड को सिलेक्ट किया गया है बॉब जोन्स अवार्ड के लिए, जो कि हाईएस्ट अवार्ड है जो यूनाइटेड स्टेट गोल्फ एसोसिएशन देता है। टाइगर वुड्स को ऑलरेडी हॉल ऑफ फेम में भी 2022 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बी साई प्रणीत, जो कि इंडिया के बहुत ही शानदार बैडमिंटन प्लेयर हैं, और उन्होंने इंटरनेशनल बैडमिंटन से अनाउंसमेंट कर दिया है रिटायरमेंट का। इन्होंने सिंगापुर ओपन टाइटल 2017 में जीता था, और टोक्यो ओलंपिक में भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। नाउ मूव करते हैं फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टाइटल के बारे में। तो फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टाइटल यहाँ पर डबल कैटेगरी में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जीता है। अगर हम मेन सिंगल की बात करेंगे तो वाई क्यू शी चाइना से, और वीमेन सिंगल का टाइटल एन शे युंग साउथ कोरिया की प्लेयर ने जीता है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट डबल प्लेयर है। BWF मतलब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जो कि बैडमिंटन की गवर्निंग बॉडी है, 1934 में फॉर्मेशन हुआ था। कुआलालंपुर मलेशिया में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है IOC मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन टू बिकम द फर्स्ट इंडियन फर्म टू मैन्युफैक्चर फ्यूल फॉर द Formula 1 कार। तो Formula 1 कार
अपकमिंग जो रेसिंग इवेंट्स होंगे हमारी कंट्री में, उसके लिए यहाँ पर फ्यूल लॉन्च करने वाली या फ्यूल को रेडी करने वाली पहली इंडियन कंपनी बन गई है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ठीक है, और ये पारादीप रिफाइनरी जो उड़ीसा में है वहां पर इसे तैयार किया जाएगा। डन। और इस मतलब जो फ्यूल बनाया जा रहा है उसका एक नया ब्रांड नेम भी रखा है जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग। संतोष ट्रॉफी का 77 एडिशन रिसेंटली कंक्लूड हुआ है। फाइनल मैच सर्विस और गोवा के बीच में हुआ था, तो सर्विसेज की टीम ने गोवा को बीट किया है। सबसे सक्सेसफुल टीम संतोष ट्रॉफी में अभी तक रही है वो वेस्ट बंगाल की टीम है। संतोष ट्रॉफी का एसोसिएशन फुटबॉल से है और 1941 में इसका शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी। तो रणजी ट्रॉफी जो है वो आपकी क्रिकेट से एसोसिएटेड है। रिसेंटली बानखेड़े स्टेडियम में फाइनल मैच हुआ था 42nd रणजी ट्रॉफी। अगर आप देखेंगे तो किसने लिफ्ट की है? मुंबई ने, और मुंबई ने विदर्भ की टीम को डिफीट किया है। ठीक है, आप यहाँ पे एक नाम भी याद रख सकते हैं, अजिंक्य रहाणे, जो कि आपके मुंबई टीम के कैप्टन थे रणजी ट्रॉफी में। नेक्स्ट WPL वीमेंस प्रीमियर लीग। तो फाइनल मैच अगर आप देखेंगे अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया था। ठीक है, और ये सेकेंड सीजन था आपका WPL का। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने बीट किया है दिल्ली कैपिटल को। तो विनर रॉयल चैलेंजर बैंगलोर है, रनर अप दिल्ली कैपिटल है। ऑरेंज कैप और पर्पल कैप इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऑरेंज कैप जीता है एलिसी पेरी ने और पर्पल कैप जीता है श्रेयांका पाटिल ने। नेक्स्ट है पंकज आडवाणी, इंडक्टेड इनटू द बिलियर्ड्स हॉल ऑफ द फेम। तो बिलियर्ड हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया है हमारे देश के बिलियर्ड एंड स्नूकर प्लेयर पंकज आडवाणी को। ठीक है, कहाँ पर? वर्ल्ड बिलियर्ड म्यूजियम चाइना में लोकेटेड है। अगर मैं पंकज आडवाणी के बारे में बात करूं तो इन्हें कई सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, जैसे कि अर्जुन अवार्ड इन 2004, पद्मश्री, पद्म भूषण एंड मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड। अब ये न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। पेरिस 2024 ओलंपिक्स में शरद कमल को फ्लैग वियरर बनाया गया है और मैरी कॉम जो है वो चीफ दे मिशन बन गई हैं। ठीक है, तो आपको शरद कमल का नाम याद रखना है। ये टेबल टेनिस प्लेयर है और फ्लैग बेयर बन गए हैं अपकमिंग पेरिस ओलंपिक के लिए, और एज अ पर्सन ये 19th नंबर के पर्सन है जो कि फ्लैग बेयरर बन रहे हैं। डन। नेक्स्ट है जी साथियान, विन WTT फीडर बेयर टेबल टेनिस 2024 टाइटल। तो अभी जी साथियान ने रिसेंटली WTT फीडर बेयर टेबल टेनिस टूर्नामेंट को जीता है लेबनान में। ठीक है, इनका नाम याद रखना है। तो मेन सिंगल की बात हो गई, लेकिन विमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो विमेन सिंगल का टाइटल लग्जमबर्ग की टेबल टेनिस प्लेयर जिया लियानी ने जीता है। नेक्स्ट है शेड्यूल ऑफ 9th वीमेन एशिया कप T20 अनाउंस बाय द ACC। तो रिसेंटली एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जो अपकमिंग 9th नंबर का वीमेन एशिया कप होना है उसका लोकेशन और उसकी डेट अनाउंस की है। लोकेशन क्या है? श्रीलंका में है। ODI फॉर्मेट में खेला जाएगा ये मैच और 19th ऑफ जुलाई से 28th ऑफ जुलाई के बीच में होगा। लास्ट एडिशन बांग्लादेश में हुआ था और सबसे सक्सेसफुल टीम कौन सी है? इंडियन टीम आपको देखने को मिल जाएगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल का फॉर्मेशन 1993 में हुआ था, न्यू दिल्ली में इसका 1983 में हुआ था, बाद में नाम चेंज कर दिया गया था इसका 1993 में, और ये आपको देखने को मिलेगी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर मिल जाएगा? तो आंसर हो जाएगा कुआलालंपुर में मिल जाएगा। जय शाह इसके प्रेसिडेंट है। हॉकी हरियाणा विंस 4th सीनियर वीमेंस नेशनल चैंपियनशिप। तो 4th हॉकी इंडिया सीनियर वीमेन नेशनल चैंपियनशिप फाइनल मैच हुआ था हॉकी हरियाणा और हॉकी महाराष्ट्र के बीच में। कहाँ पर? पुणे महाराष्ट्र में। और हॉकी हरियाणा ने इस चैंपियनशिप को जीत लिया है और हॉकी हरियाणा का 3rd नंबर का टाइटल आपको देखने को मिल जाएगा। डन। तो ये थी आज हमारी सारी की सारी, आप न्यूज़ तरफ देख सकते हैं। अंत में ये हमारी कुछ शॉर्ट न्यूज़ है, जैसे कि मैक्स वर्स्टैपन ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। इसके अलावा टोक्यो मैराथन में रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो टोक्यो मैराथन जीता है केन्या के वेंसन किप्टो ने। सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन ने अगेन जीता है। अगर इंडिया की ICC टेस्ट क्रिकेट टीम की बात करते तो नंबर 1 है सारे के सारे फॉर्मेट्स में। ठीक है, फिर आपके जो ऑस्ट्रेलिया के विकेट वेटर हैं जिनका नाम है मैथ्यू वेड, इन्होंने भी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है फर्स्ट क्लास क्रिकेट से। FIH वर्ल्ड रैंकिंग की बात करते तो इंडिया की रैंकिंग स्लिप हो गई है। वीमेंस कैटेगरी में 9th है और मेंस कैटेगरी में 4th लोकेशन पे है, 4th नंबर पे है। इसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ आपको मैंने बताया था CSK के नए कैप्टन बन गए हैं। MS धोनी अब कैप्टन नहीं है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल किसने जीता है? कार्लोस सेन ने जीता है। तो इस तरीके से हमारे स्पोर्ट्स सेगमेंट भी खत्म होते हैं। तो स्पोर्ट्स सेगमेंट तो जल्दी हो जाता है, नेशनल न्यूज़ काफ़ी लंबी थी इसलिए टाइम लग गया, बट आई होप ये पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा। लास्ट मोमेंट में आपको जो रिवीजन करने में भी मदद करेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।